अस्सलाम वालेकुम। बेटा स्क्रीन शो हो रही है आपको? यस पावर सर, का हो रही है। ठीक है। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है रोबोट डायनेमिक्स। हमने इससे पहले जो देखा था और रोबोट्स काइनेमेटिक्स का टॉपिक देखा था, लेकिन आज जो है वो टॉपिक हम न्यू स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है रोबोट डायनेमिक्स। द पर्पस ऑफ द डायनेमिक्स टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ फोर्स। इसका बेसिक पर्पस डायनेमिक्स का क्या है कि हम बताते हैं कि कितनी फोर्स एग्जर्ट हुई है। अगर वो लीनियर जॉइंट है, अगर वो रोटरी जॉइंट है, तो कितनी अमाउंट ऑफ टॉर्क उस पे एग्जर्ट हुई है, विच इज़ द रीजन बिहाइंड द मूवमेंट ऑफ द रोबोटिक लिंक्स एंड द रोबोटिक जॉइंट्स. Now let us see how to carry out the dynamics, robot dynamics especially. The prerequisite for the robot dynamics is the robot kinematics जो हम देख चुके हैं. तो these we have already discussed about the robot kinematics. Now हम इस पोजीशन में हैं कि हम डायनामिक एनालिसिस को कैरी आउट कर सकें. इसका मतलब क्या है कि अगर हम चाहते हैं कि एक्सप्रेशन फॉर जॉइंट टॉर्क या जॉइंट फोर्स हम किसी भी मूवमेंट पे मालूम करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले उसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मालूम करेंगे जॉइंट टॉर्क और जॉइंट फोर्स की. जब हम फोर्स की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि लीनियर जॉइंट है कोई भी, और जब हम टॉर्क की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि उसमें रोटरी जॉइंट की बात करेंगे हम. फोर्स की जब बात करेंगे तो लीनियर जॉइंट की बात हो रही होगी, और जब हम टॉर्क की बात कर रहे हैं तो वो जॉइंट हमारा उस वक्त स्पेशली रोटरी जॉइंट होगा. तो इसमें हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मालूम करते हैं रोटरी जॉइंट की, यानी कि जॉइंट फोर्स और जॉइंट टॉर्क की. नाउ बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, आई एम गोइंग टू डिफाइन द वन टर्म. this particular the particular terms are इन्वर्स डायनेमिक्स. अब डायनेमिक्स में फर्दर एक्सपेंशन हो रही है. दो तरह की डायनेमिक्स होती है आपके पास, इन्वर्स डायनेमिक्स और फॉरवर्ड डायनेमिक्स. इन्वर्स डायनेमिक्स के बारे में कुछ देखते हैं कि क्या होता है इन्वर्स डायनेमिक्स. नाउ व्हाइल डिस्कसिंग द काइनेमेटिक्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द मीनिंग ऑफ द टू टर्म्स. जब हम काइनेमेटिक्स की बात कर रहे थे तो हमने दो टर्म सीखी थी, एक फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स और एक इन्वर्स काइनेमेटिक्स की. ये क्या चीज़ होती है. आज एक और टर्म के बारे में देखते हैं, सुनते हैं कि क्या होता है इन्वर्स डायनेमिक्स. इन्वर्स डायनेमिक्स की अगर हमें ब्लॉक डायग्राम नज़र आ रही है सामने स्क्रीन पे, ये वाली ब्लॉक डायग्राम है, ये ब्लॉक डायग्राम है इन्वर्स काइनेमेटिक्स की. दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ इन्वर्स काइनेमेटिक्स. अगर हम इसको देखें गौर से, ये ब्लॉक डायग्राम को, तो इसकी दो साइड है. एक ये वाली साइड है मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड, और एक ये राइट हैंड साइड इन्वर्स डायनेमिक्स में. अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे देखें और इसको कंसीडर करें, ये इसकी इनपुट साइड है. लेफ्ट साइड जो है हमारे पास इसकी इनपुट साइड है, और ये जो है आउटपुट साइड है. नाउ दिस इनपुट साइड we have written Q1, Q2, Q3 up to QI. सही. ये देखिए ये स्टार्ट हो रहा है Q1 से और जा रहा है अप टू QI. उसके बाद एक पोर्शन तो इसका ये हो गया. उसके बाद ये स्टार्ट हो रहा है, ये लिखा हुआ है कि मेरे पास QI डॉट फिर QI सॉरी Q1 डॉट. इसके बाद क्या होगा मेरे पास टर्म Q डॉट Q
Q2 dot, Q3 dot or Qi dot. This particular Q एक्चुअली रिप्रेजेंट कि Q मेरे पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, Q मेरे पास एक जनरलाइज्ड Q रिप्रेजेंट Q मेरे पास एक जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसको बस डिनोशन के लिए हमने इस्तेमाल किया है। Q जो है मेरे पास वो जनरलाइज कोऑर्डिनेट फॉर्म में हम लिखते हैं, लेकिन ये Q जो है ये जनरलाइज कोऑर्डिनेट है फॉर रोटरी जॉइंट। फॉर रोटरी जॉइंट Q जो है वो इक्वल होगा थीटा के, Q इक्वल टू थीटा। कब Q इक्वल टू थीटा होगा, जब ये क्या होगा मेरे पास रोटरी जॉइंट। और जब मेरे पास होगा Q इक्वल टू जी, अगर Q की वैल्यू मेरे पास आ जाती है Q इक्वल टू D, अगर Q की वैल्यू मेरे पास आ जाती है D, तो इसका मतलब है मेरे पास जो वो लीनियर जॉइंट है। जब हम Q इक्वल टू D लिखेंगे तो मेरे पास लीनियर जॉइंट समझ जाएंगे कि लीनियर जॉइंट है, और जब हम Q इक्वल टू थीटा लिखेंगे तो मेरे पास रोटरी जॉइंट आ गया। ये बात जो है ये याद रखनी चाहिए, रोटरी जॉइंट कब होगा और लीनियर जॉइंट कब होगा ये आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद लिखा हुआ मेरे पास Q1 डॉट, ये मेरे पास लिखा हुआ Q1 डॉट। अब ये जो Q डॉट है, दिस Q डॉट, this Q dot is the first time derivative
जब हम फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव देंगे Q1 का, तो हम लिखेंगे Q, अगर Q का डेरिवेटिव दे रहे हैं तो हम लिखेंगे, इसको शो करेंगे Q डॉट से। और ये जो है, अगर थीटा होगा, अगर उस वक्त ये थीटा होगा, क्यों, इसमें थीटा क्या था मेरे पास, जब हम सिंपल देख रहे थे Q इक्वल टू थीटा, तो इसका मतलब है रोटरी जॉइंट। और इधर हम देख रहे हैं Q इक्वल टू डी, तो इसका मतलब क्या है, लीनियर जॉइंट। लेकिन जब हम इसका डेरिवेटिव देंगे फर्स्ट टाइम, इस Q का अगर हम डेरिवेटिव देंगे फर्स्ट टाइम, तो इसको हम पढ़ेंगे Q डॉट। और ये फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव होगा, अगर ये थीटा होगा उस वक्त, अगर ये इसकी वैल्यू क्या है, थीटा, जब हम फर्स्ट डेरिवेटिव ले रहे होंगे, जब ये थीटा होगा, तो उसका मतलब क्या है कि हम एंगुलर एंगुलर वेलोसिटी ले रहे हैं। तो उस वक्त हम डिराइव कर रहे होंगे एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, अगर ये Q डॉट उस वक्त हमारे पास है D, तो उस वक्त D का मतलब क्या होगा, उसका मतलब है लीनियर लीनियर वेलोसिटी। ये बात याद रखनी है। जब फर्स्ट टाइम इनपुट साइड पे हम Q की वैल्यू हमारे पास थीटा आएगी, तो इसका मतलब है कि ये रोटरी जॉइंट है। अगर Q की वैल्यू हमारे पास D आ जाएगी, तो इसका मतलब है हमारे पास लीनियर जॉइंट है। अगर हम उसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले रहे हैं, सॉरी, अगर हम उसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो Q डॉट जो है, अगर थीटा है, तो इसका मतलब क्या है कि एंगुलर वेलोसिटी हम कहेंगे, एंगुलर वेलोसिटी है। अगर Q डॉट की वैल्यू D है, या Q डॉट की जगह हमने D लिख दिया, तो इसका मतलब क्या है, ये लीनियर वेलोसिटी है। इसी के आगे हम देखते हैं कि हमारे पास है इनपुट साइड पे Q1 डबल डॉट और Q अप टू QI डबल डॉट। जैसे कि Q डॉट अगर लीनियर वेलोसिटी है, तो उसको D से शो करते हैं एंगुलर। अगर Q डॉट में फर्स्ट डेरिवेटिव ले रहे हैं, उस वक्त अगर थीटा की वैल्यू को, उसको हम एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। इसी तरह आगे हम देखते हैं इनपुट साइड पे Q1 डबल डॉट। अब ये जो डबल डॉट है, ये शो करता है, अगर ये थीटा है, Q1 डबल डॉट पे हमारे पास क्या है, थीटा, थीटा की वैल्यू आई है हमारे पास Q1 डबल डॉट में, तो ये थीटा उस वक्त कहलाएगा मेरे पास Q डॉट में, Q डबल डॉट में, Q डबल डॉट में उस वक्त थीटा कहलाएगा एंगुलर एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। इफ इट इज D, अगर ये D है, तो इसका मतलब है ये लीनियर एक्सेलरेशन होगी। सही, ये बात कुछ याद रखनी चाहिए, आगे प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त ये काम आएगी। सो इफ आई कंसीडर इट इज रोटरी जॉइंट, आर जॉइंट्स आर रोटरी फॉर दिस पर्टिकुलर मैनिपुलेटर। अगर मैं कहता हूं कि ये जो जॉइंट्स है इधर इनपुट साइड पे, सारे जॉइंट्स मेरे पास क्या है, रोटरी जॉइंट्स है, तो मैं कैसे इसको शो करूंगा, इसको मैं शो करूंगा थीटा, थीटा 1, थीटा 2, अप टू थीटा I। अगर मैं बोलूँ ये लीनियर जॉइंट है, तो मैं कैसे शो करूंगा, D1,
D2 अप टू DI, ये इसके शो करने का मेथड है। सिमिलरली अगर मेरे पास रोटरी जॉइंट है, अगर मैं इनको शो करूंगा तो क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा थीटा 1 डॉट थीटा 2 डॉट अप टू थीटा I डॉट। इसी तरह मैं थीटा 1 डबल डॉट और एंगुलर एक्सेलरेशन की अगर बात करूं तो मैं इस तरह इसको देखिए लिखूंगा। सो दिस Q1 Q2 Q3 अप टू QI डबल डॉट, ये सब चीजें क्या है, ये आपके पास क्या है, ये इनपुट्स हैं। ये सब चीजें मेरे पास क्या है, ये सब चीजें मेरे पास इनपुट है। ये तो अभी हमने देखा कि इनपुट साइड हमारे पास क्या था। अब हम अगर आते हैं आउटपुट साइड पे, आउटपुट साइड पे हमारे आउटपुट से टाउ, इसको रीड करते हैं, इस सिंबल को हम बोलते हैं टाउ। पहले भी हमने बचपन सुना हुआ है, इंटर में, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, या मैट्रिक में भी पढ़ा होगा। टाउ जो है, टाउ से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं आउटपुट को। तो ये लिखा हुआ है टाउ 1 टाउ 2 अप टू टाउ J। एंड फॉर F1 अगर हम ये टॉर्क की बात कर रहे हैं, और अगर हम फोर्स की बात कर रहे हैं तो उसको हमने रिप्रेजेंट किया F से रिप्रेजेंट किया, F1 F2 F3 F4 अप टू Fk। नाउ हेयर I put J equal to I, that is the number of torque values. So if J equal to I, it is equal to I, that means all joints are rotary joints। इसका मतलब क्या है, जब J की और I के जब बराबर हो जाएगा तो इसका मतलब होगा कि हमारे पास सब जो हैं रोटरी जॉइंट्स इंस्टॉल्ड हैं। इफ आई राइट K इक्वल टू आई, अगर मैं लिखता हूँ K इक्वल टू आई, तो इसका मतलब क्या है कि हर जॉइंट जो है वो सब जॉइंट जो है हमारे पास लीनियर जॉइंट है। फॉर एग्जांपल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट रोबोट्स ऑल आर लीनियर जॉइंट्स। हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट रोबोट देखे थे, उसमें सब जॉइंट्स हमारे पास लीनियर जॉइंट हैं। इफ J प्लस के इक्वल टू आई, अगर J प्लस के इक्वल टू आई है तो इसका मतलब क्या है कि वी हैव गॉट कॉम्बिनेशन and we have got J number of rotary joints and K number of linear joints. So here input is Q1 Q2 Q3 up to Qi double dot are the independent variable and outputs are nothing, ये जो मुझे outputs नजर आ रहे हैं, but the joint torques and the joint force, जिसको डिनोट किया गया है टाउ 1 से टाउ J तक और F1 से Fk तक, और the corresponding of force या torque. So this particular dynamics problem is defined as the inverse dynamics। ये हमारे पास इनवर्स डायनेमिक्स है, और हम डिस्कस भी सिर्फ इनवर्स डायनेमिक्स ही करेंगे। एंड आई एज आई टोल्ड, द रिवर्स ऑफ प्रीवियस प्रॉब्लम इज दी फॉरवर्ड डायनेमिक्स। अगर हम इसको रिवर्स कर देंगे तो हमारे पास फॉरवर्ड डायनेमिक्स हो जाएगी। एंड हेयर अगर फॉरवर्ड डायनेमिक्स की बात करें, अगर हम फॉरवर्ड डायनेमिक्स की बात करें, एज यूजुअल एज आई टोल्ड, द जॉइंट टॉर्क, ये लेफ्ट साइड पे जो मेरे पास है, द जॉइंट टॉर्क एंड फोर्स, those is our inputs, and the outputs will be
my joint angle and the angular velocity, and last the angular acceleration. जब हम फॉरवर्ड डायनेमिक्स की बात करते हैं तो टॉर्क और फोर्स हमारे पास इनपुट हो जाता है, और जो मेरे पास जॉइंट टॉर्क और जॉइंट एंगल, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन मेरे पास आउटपुट हो जाते हैं. दिस इज नथिंग बट द फॉरवर्ड डायनेमिक्स. वी नॉट डिस्कस दी in detail about the forward dynamics. अगर फॉरवर्ड डायनेमिक्स आप लोग करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ टूल्स होते हैं न्यूरल नेटवर्क्स के, फजी लॉजिक के, जो कि हम इधर डिस्कस नहीं कर सकते, टाइम की कमी है, कोर्स ज़्यादा कवर करवाना है. तो अभी हम सिर्फ कंसंट्रेट करेंगे इन्वर्स डायनेमिक्स पे. नाउ एज आई टोल्ड द पर्पस ऑफ inverse dynamics of robot dynamics, inverse dynamics is to determine actually the joint torque and the joint force. इन्वर्स डायनेमिक्स का पर्पस हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जॉइंट टॉर्क और जॉइंट फोर्स मालूम करना होता है. इफ आई कंसंट्रेट ऑन जॉइंट टॉर्क, जॉइंट टॉर्क की अगर मैं बात करूं तो जॉइंट टॉर्क या जॉइंट फोर्स, जॉइंट टॉर्क or joint force, it is consist of few terms. One is called the inertia terms. जो पहला पार्ट इसमें वो inertia terms के बारे में बात होगी, और जो दूसरी इसमें जो टाइप है या जिसके बारे में हम देखेंगे वो है सेंट्रीफ्यूगल एंड कोरियोलिस टर्म. और जो अनदर टर्म इसमें यूज होती है वो थर्ड टर्म मेरे पास होती है इन्वर्स डायनेमिक्स में, ग्रेविटी टर्म. ये तीन चीज़ें हैं. इन तीन चीज़ों के बारे में देखते हैं कि क्या होता है. ये मेरे पास आएंगी इन्वर्स डायनेमिक्स में डिटरमाइन करने के लिए जॉइंट टॉर्क्स और जॉइंट फोर्स को. अब हमें पता है कि रोबोटिक जॉइंट जो है या रोबोटिक जॉइंट टॉर्क जो है कंसिस्ट होते हैं इनर्शिया, सेंट्रीफ्यूगल एंड कोरियोलिस एंड ग्रेविटी टर्म्स. अब देखते हैं कि ये तीन चीज़ें क्या होती हैं. सो हम जानते हैं कि ग्रेविटी टर्म्स जो हैं वो डिपेंड अपॉन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इनर्शिया टर्म्स जो है वो डिपेंड करती हैं अपॉन द मास डिस्ट्रीब्यूशन इन दी रोबोटिक रिंग. इनर्शिया की जब बात करेंगे तो हम डिपेंड्स ऑन दी मास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दी रिंग्स, एंड दिस इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये एक्सप्रेस होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर. द मोमेंट ऑफ inertia, that matrix, and centrifugal force, which we know the concept of centrifugal force. Another जो thing है वो हमारे पास है Coriolis components और the Coriolis force. Coriolis force या Coriolis component क्या होता है इसमें, actually required some explanation. Now this Coriolis component will come whenever there is a sliding joint on a rotary ring. ये कोरियोलिस कंपोनेंट हमारे पास जब आता है जब हमारे पास एक स्लाइडिंग जॉइंट मौजूद होता है एक रोटरी रिंग पर, यानी जो नीचे बेस हमारे पास होगी वो रोटरी होगी और स्लाइडिंग जॉइंट उसके ऊपर वर्क कर रहा होगा. लेट मी शो यू रफ स्केच for just to understanding this type of Coriolis force. Let me try one very rough sketch जो सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये पहले ही बना के रखा हुआ है. ये एक रफ स्केच है. Thus for the concept of Coriolis force, मेरे पास ये एक क्यूबॉइड है
अगर मैं इसमें एक स्लाइडिंग जॉइंट बनाना चाहता हूँ तो मैं कैसे बनाऊंगा एक स्लाइडिंग जॉइंट? दिस इज माई, ये जो मेरे पास है, ये मेरे पास एक स्लाइडिंग ये मेरे पास एक स्लाइडिंग कंपोनेंट है। ये इस क्यूबाइड का दूसरा एंड है। अदर एंड, एंड दिस इज रोटरी। ये वाला मेरा जो जॉइंट है, ये एक स्लाइडिंग जॉइंट है जो इसे स्लाइड करेगा, और ये मेरे पास एक रोटरी लिंक है। अगर हम इसको कंसीडर करें एक रोटरी लिंक है ये मेरे पास एक रोटरी, सर इसको रोटरी कैसे कंसीडर करेंगे? ये आप ये भी कंसीडर करें कि ये एक लिंक लगा हुआ है, ये स्लाइडिंग है, और ये रोटरी यानी ये घूम रहा है। अब क्या होगा, सपोर्टिंग दैट द रोबोटिक लिंक एक इसमें स्लाइडिंग के कंपोनेंट लगा हुआ है, और एक हमारे पास रोटरी लिंक लगा हुआ है हेयर। और ये वाला जो एंड है, ये इस पे आप कंसीडर करें इधर एक कोई मोटर या कनेक्टेड, यहाँ पर इस एंड पे एक मोटर इंस्टॉल्ड है। ये जो लिंक हम कंसीडर कर रहे हैं, ये अगर रोटेट कर रहा है, ये लिंक अगर रोटेट कर रहा है, और दिस पार्ट जो ये वाले पार्ट है मेरे पास, ये कनेक्ट है मोटर से, तो रफली आई थिंक it can be visualized this sliding component and this rotating, uh, now in this case subjected to some amount of force which is, अगर हमें इसमें कुछ अमाउंट मालूम है तो ये हमारे पास कहलाता है कोरियोलिस फोर्स। इफ आई वांट टू कंसीडर दिस सम फ्रिक्शन, तो उस फ्रिक्शन को भी हम कंसीडर करेंगे। अब इसके लिए एक वीडियो नेट से लिए समझाने के लिए कोरियोलिस को ज़रा वो देख लें कि कोरियोलिस क्या होता है, कोरियोलिस की टर्म हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। एक MIT डिपार्टमेंट है फिजिक्स का, उसके ग्रुप से एक वीडियो उठाइए समझने के लिए कि क्या होता है ये। तो इस वीडियो को देखते हैं, क्या पता कुछ समझ आइडिया हो जाए हमारे पास कोरियोलिस का। ये नीचे एक रोटेटिंग प्लेटफॉर्म है, और ये जहाँ पर ये पर्सन बैठे हुए, ये हमारे पास एक स्लाइडिंग है। जब तक ये स्टैटिक है तो जिस डायरेक्शन में ये फेंक रहे हैं बॉल को, ये अ, जब तक स्टैटिक है तो सही। और अब जैसे ही इन्होंने रोटेट किया, ये फेंक तो उसी डायरेक्शन में रहा है, लेकिन ये बॉल जो है ये डाइवर्ट हो रही है। ये आप देखें एक दफ़ा फिर।
उसकी डायरेक्शन बॉल फेंकने की तो सेम ही है, लेकिन रोटेटिंग फ्रेम की वजह से ये जो है बॉल दूसरी डायरेक्शन में चली जाती है। ये जो इफेक्ट है मेरे पास, ये इफेक्ट भी हम कंसीडर करेंगे इनवर्स डायनेमिक्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त। ये फिनोमिना हमारे पास रहता है कोरियोलिस फोर्स या कोरियोलिस इफेक्ट, रोटेशन की वजह से। ये बताने का मकसद यही था कि जब बॉल थ्रो कर रहे हैं और रोटेटिंग फ्रेम की वजह से वो अपनी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच सकती, तो उस फिनोमिना को भी हम डिस्कस करेंगे रोबोटिक रोबोट बनाने के लिए। तो ये सब चीज़ें हैं जो हम देखते हैं, फोर्स को देखेंगे, टॉर्क को देखेंगे, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, ये सब चीज़ें हम देखेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। इसके बाद अ, अगर हम स्केच कोरियोलिस कुछ समझ में आ गया होगा इस वीडियो से। नाउ कंसंट्रेट ऑन दिस पर्टिकुलर स्केच। सेंट्रीफ्यूगल और ये टॉर्क, शॉक, इनर्शिया, ये सब चीज़ें हमने देखी हुई थी। सेंट्री कोरियोलिस ज़रा नई टर्म थी, तो उसकी वीडियो मैंने डाउनलोड करके दिखा दिए कि कोरियोलिस इफेक्ट कैसे हो सकता है। अगर हम इस पर्टिकुलर स्केच या फिगर को देखें, ये जो स्केच या फिगर हमें नज़र आ रहा है सामने स्क्रीन पे, इसमें मेरे पास एक एक्स नॉट है, एक वाई नॉट है और एक जेड नॉट है, जो हमें इस स्क्रीन पे शो हो रही है। मेरे पास जेड नॉट है, दिस इज एक्स नॉट एंड दिस इज वाई नॉट। अब ये मेरे पास, अगर हम कंसीडर करें, ये मेरे पास एक बेस, ये मेरे पास बेस, ये मेरे पास एक बेस कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक रोबोट का, एक्स नॉट, वाई नॉट एंड जेड नॉट, एंड आई पर्टिकुलर कंसंट्रेट on this link, which is my ith link. Now here for ith link, the motor is connected here. यहाँ पर एक मोटर जो इसको रोटेट करेगी, और मोटर इज कनेक्टेड एट दिस लिंक। एक कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने यहाँ पर असाइन किया है, उसका कोई पर्पसफुली वी इंस्टॉल, वी पुट द कोऑर्डिनेट सिस्टम हियर, xi yi and zi। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम मजीद है। इसका बनाने का मकसद यहाँ पर क्या है, हमने इधर क्यों नहीं बनाया, उसकी भी वजह है। द रीज़न इज वेरी सिंपल, दैट we always try to think about the reaction force or the reaction torque. So whenever we calculate any force, या torque, that is the reaction force. uh, Now I put one motor here, one motor here. The motor, जो मोटर होगी मेरे पास, वो जनरेट करेगी कुछ टॉर्क, some generate some angular displacement,
वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन सेट ऑफ थिंग्स। अगर मैं उसको मेजर करना चाहता हूँ तो आई विल हैव टू डू टू मेजर द रिएक्शन टॉर्क। हाउ टू मेजर, हम कैसे रिएक्शन मेजर टॉर्क को मेजर करते हैं? uh, तो रिएक्शन जो टॉर्क होगा उसके लिए हम कंसंट्रेट करते हैं उसके अपोजिट एंड पे, यानी कि हम वी कंसंट्रेट ऑन दी अदर हैंड। इधर जो भी इधर आपके पास कनेक्ट होगा हम इधर देखेंगे उसका रिएक्शन टॉर्क मालूम करने के लिए। दैट इज वाई एक्चुअली द कोऑर्डिनेट सिस्टम इज अटैच हेयर बट नॉट हेयर। इस जगह पे कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने अटैच इसीलिए नहीं किया था। द कोऑर्डिनेट सिस्टम इज डिनोटेड हेयर is shown by xi, yi and zi. Now supposing that on this particular link I am just to concentrate this particular link. uh, Let me consider this particular uh, ये जो यहाँ पर मोटर अटैच है इसका कुछ डिफरेंशियल मास है। अगर मैं सपोज करूँ ये जो है इस पॉइंट पे मेरे पास कोई मास है जिसको मैंने नाम दे दिया dm. This point has differential mass which is shown by the dm. Now this particular mass lying on the ith link, ये जो मास है मेरे पास ये ith लिंक पे लाई कर रहा है, कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन इट्स ऑन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ऑन इट्स ऑन कोऑर्डिनेट सिस्टम। उसका कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये किस फॉर्म में इन्होंने शो किया हुआ है हमारे पास, इसके कोऑर्डिनेट सिस्टम इन्होंने पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में शो किया हुआ है विच इज आर आई विद रिस्पेक्ट टू आई, आर आई with respect to I. That means I considering the ith position, ith point lying on the ith link. इसके मतलब क्या है, कोई एक पॉइंट है जो ith लिंक पे लाई कर रहा है और वो पॉइंट क्या कंसीडर किया गया है, I कंसीडर किया गया है। I can also consider the jth link या jth point lying on the ith link, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं, जिसको हम लिख सकेंगे आर पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे आर जे विद रिस्पेक्ट टू आई। इन दैट केस आई यूज आर जे विद रिस्पेक्ट टू आई का मतलब क्या है कि जेथ पॉइंट है मेरे पास आईथ लिंक पे। आई एम जस्ट गोइंग टू कंसीडर आर आई विद रिस्पेक्ट टू आई। The same point can be represented in base coordinate system of robot. अगर हम इसको बेस कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ रोबोट में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं आर आई विद रिस्पेक्ट टू आई, एक तो आई लिंक पे लिखा हुआ तो हमने लिख दिया आर आई विद रिस्पेक्ट टू आई। ये आई जो है ये मेरे पास किसके बाद ये क्यों आई, ये मेरे पास आई लिंक की वजह से आई लिखा है। अगर मैं बात करूं आर आई विद रिस्पेक्ट टू जीरो तो सो द सेम पॉइंट is on the base coordinate and its own coordinate system are the base coordinate system। तो बेस कोऑर्डिनेट सिस्टम को जब हम रिप्रेजेंट करेंगे उस सेम पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए तो हम लिखते हैं आर आई विद रिस्पेक्ट टू जीरो। वी हैव स्टडीड इन रोबोटिक्स काइनेमेटिक्स और कुछ जानते हैं कि आर आई विद रिस्पेक्ट टू जीरो और आर आई विद रिस्पेक्ट टू वन और आर आई विद रिस्पेक्ट टू आई। नाउ ये कैसे आप आपस में रिलेट करेंगे? If we see this particular relationship, we can easily find out the uh, inertia terms और torque, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये सब चीज़ें हम देखेंगे।
कि ये कैसे हमारे पास आएंगी इनकी वैल्यूज। तो आई कैन डिस्कस फर्स्ट द इनर्शिया टर्म। वी ट्राई टू फाइंड आउट द मास डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया टर्म्स। तो हम सबसे पहले देखेंगे इनर्शिया टर्म्स हमारे पास क्या होती हैं। अगर हम देखें स्लाइड पे, आर आई विद रिस्पेक्ट टू आई is the position of the ith particle lying on the ith ring, and it is denoted by xi, yi, zi, and 1. Xi, yi, and zi, this is my coordinate. This is my coordinate. And this particular one, और ये जो वन है मेरे पास, ये जो वन है मेरे पास, this is actually I'm just putting to make the position vector as 4x1 मैट्रिक्स बनाने के लिए मैंने ये वन इधर पुट किया है, जैसे हमने रोबोट काइनेमेटिक्स में पुट करते थे। क्या चीज़ बनाने के लिए? 4x1 मैट्रिक्स बनाने के लिए हमने ये पुट किया है। आई होप कि हमें याद होगा कि हमने ये रूल फॉलो किया था जब हम ड्राइव कर रहे थे होमोजीनियस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। So at the bottom of this position terms, we put 1 here. Now this Ri with respect to I is xi, yi, and zi, and this is my 4x1 matrix. Now this particular expression, let us try to concentrate how relate the position of the ith particle lying on the ith ring with respect to the base coordinate system. हम जानते हैं कि हमें प्रोवाइड होगा आर आई विद रिस्पेक्ट टू, हमें मालूम होगी कि किधर वो डिफरेंशियल मास लाए करेगा। सो वी विल हैव टू मल्टीप्लाई दिस with the ti with respect to 0 to find out the ri with respect to the I. That ti with respect to 0 क्या है मेरे पास? ti with respect to 0 मेरे पास है ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स of I with respect to the base coordinate frame by ri with respect to the ri with respect to the I. And all of us know, we have studied in kinematics, ti with respect to 0 is nothing but the t1 with respect to 0, t2 with respect to 0, t3 with respect to 0, up to ti with respect to I minus 1. ये हम देख चुके हैं रोबोट काइनेमेटिक्स में कि ट्रांसफॉर्मेशन को अगर हम बेस कोऑर्डिनेट सिस्टम से रिप्रेजेंट करें तो हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो टी जो है मेरे पास वो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है, और हम जानते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। अगर हम इनर्शिया टेंसर की बात करें तो आई एम जस्ट कंसंट्रेट ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया, द मोमेंट ऑफ द इनर्शिया टर्म्स। तो डिफाइन टू डिफाइन द मोमेंट ऑफ inertia tensor for a particular robotic things or the ith ring. Now the moment of inertia, all of us know by definition, inertia is mr square. And for this particular ith ring, the moment of the inertia denoted by ji. इसको डिनोट किया है अभी हमने ji से। ji is the integration, ji that is the integration
Ri with respect to I, Ri with respect to I transpose dm, Ri with respect to I, Ri with respect to I transpose dm हमारे पास क्या था, डिफरेंशियल मास. So here actually we will have to find out this particular tensor. Now inertia tensor. Now let us see how to find out this particular inertia tensor. Ri with respect to I, अगर हम बात करें Ri with respect to I, इसका मेरे पास मैट्रिक्स था x xi yi zi 1. This is my Ri with respect to I. अगर हम इसको ट्रांसपोज की बात करें Ri with respect to I, और तो ट्रांसपोज में क्या होता है, जो रोज होते हैं वो कॉलम्स हो जाते हैं, जो कॉलम्स होते हैं वो रोज होते हैं. तो ये क्या हो जाएगा, एक्स आई वाई आई जेड आई एंड दिस इज 1. ये इसका क्या है, ये इसका ट्रांसपोज है. दिस इज माई 4x1, ये मेरे पास 4x1 है, एंड दिस इज 1x4 मैट्रिक्स. सही. इफ आई मल्टीप्लाई आर आई विद रिस्पेक्ट टू आई, ये जो टर्म थी आर आई विद रिस्पेक्ट टू आई और आर आई ये जो टर्म है, अगर हम इन दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, दैट मीन्स माय 4x1 मैट्रिक्स 4x1 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय 4 क्रॉस सॉरी 1x4 मैट्रिक्स. तो मेरे पास लास्ट में क्या आ जाएगा, 4x4 मैट्रिक्स. जब हम इन दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास एक 4x4 का मैट्रिक्स आ जाएगा. जब हम मल्टीप्लाई करेंगे x1 दिस x1 विथ दिस x1, जब हमने x1 को x1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाएगा x1 का स्क्वायर. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम गेटिंग xi स्क्वायर, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम I was getting xi yi. First row second column I will get xi zi and the xi first row fourth column 1 मल्टीप्लाई बाय xi ये इधर आ गया. मल्टीप्लिकेशन तो आती ही होगी मैट्रिक्स की. सिमिलरली जब हम इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हमारे पास एक ये वाली टर्म ये वाला मैट्रिक्स हमारे पास आ जाएगा, जो कि एक 4x4 का मैट्रिक्स होगा जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे. इंटीग्रेशन का साइन यहाँ से, इंटीग्रेशन का साइन यहाँ पर आया हुआ है हर टर्म के साथ. एंड दिस इज एग्जैक्टली सेम, वी गेट द ji इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर. ji क्या है मेरे पास, ji जो है इनर्शिया टेंसर का मोमेंट है. the ith thing is integration by xi square dm integration xi yi dm. So once we got 4x4 matrix of the inertia tensor, now
What can we do is we can consider the different cases, uh, different type of links, consider for the different cross section और different areas for the robot dynamics. ये हम कल की क्लास में करेंगे different cases. आज की क्लास में हमने देखा कि इनर्शिया टेंसर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं ith रिंग का, और रोबोट डायनेमिक्स के बारे में सुना, इन्वर्स डायनेमिक्स की बेसिक देखी कि इन्वर्स डायनेमिक्स क्या क्या होता है. सवाल कुछ पूछने तो व्हाट्सएप पे या इस भी पूछ सकते हैं, मैं भी अटेंडेंस लगा लेता हूँ. लॉग इन रहिएगा. सर रोल नंबर 16 और 66 की लगा लें, उनका कनेक्शन इशू है, वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे. जी बेटा मैसेज कर दो मुझे. ठीक. ओके. ठीक है बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज़.